मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में हम यूनिट पढ़ रहे थे फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट है उसका पार्ट ए चल रहा था। उस पार्ट ए में पढ़ रहे थे हम 3D सीरीज, यानी डी ब्लॉक के तत्वों की जो 3D श्रेणी है, उस 3D श्रेणी के तत्व हैं, उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी जो रसायन है, वो हम पढ़ रहे थे इसमें यूनिट फर्स्ट के पार्ट ए में। इससे पहले क्लास में हमने 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ रहे थे। एक प्रॉपर्टीज फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थी, वो हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी 3D सीरीज के एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस, यानी परमाणु त्रिज्या या फिर आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो इसके अंदर ये आता है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि परमाणु त्रिज्या क्या है और आयनिक त्रिज्या क्या है। किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या, और किसी आयन के नाभिक और उस आयन के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद देखें आप कि 3D श्रेणी या फिर कोई भी तत्व है, उनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या को दो कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या और किसी आयन की आयनिक त्रिज्या है, वो दो प्रकार के कारक हैं, उनके ऊपर निर्भर करती है। तो फर्स्ट रहेगा उसमें जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव शॉर्ट में लिखते हैं, फुल फॉर्म रहेगी उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और सेकंड रहेगा शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट जिसको हिंदी में बोला जाएगा परिरक्षण प्रभाव। तो ये दो कारक हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और सेकंड रहेगा परिरक्षण प्रभाव। ये दोनों ही परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या का निर्धारण करते हैं। अब इन दोनों को पढ़ना है कि किस प्रकार से निर्धारण करेंगे, इन दोनों की डेफिनेशन पढ़नी है कि होते क्या हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले लिखा जाएगा जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश। पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको पढ़ेंगे। तो आप फर्स्ट लिखें इसके अंदर जेड इफेक्टिव या फुल फॉर्म रहेगी इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो देखें इसमें कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है। तो इसमें आएगा आपके कि कोई भी परमाणु है, इसमें नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और बाह्यतम कोश में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे, प्रोटोनों पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज रहेगा नेगेटिव। तो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या पाया जाता है, अपोजिट चार्ज के बीच में रहेगा अट्रैक्शन, आकर्षण बल। तो इसमें लिखा जाएगा कि यह एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसके अंदर किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा उस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना क्या कहलाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसको शॉर्ट में जेड इफेक्टिव लिखते हैं, वो किसकी प्रॉपर्टीज होती है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की होती है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों द्वारा परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता उसका जेड इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। अब जैसे जैसे 3D श्रेणी के अंदर हम बाएं से दाएं की तरफ चल देंगे, यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक की तरफ जाएंगे, तो एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। उसके साथ साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, जेड इफेक्टिव लगेगा। यानी कि जेड इफेक्टिव जो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होता है, समानुपाती होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा। अब जेड इफेक्टिव, ये प्रोटॉन का जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करा, तो अब ये कोश जो यहाँ पे था वो इस प्रोटॉन के आकर्षण के कारण यहाँ आ गया। तो पहले जो त्रिज्या इतनी थी, अब वो त्रिज्या इतनी होगी, त्रिज्या छोटी होगी, इसका मतलब परमाणु त्रिज्या छोटी होगी तो आकार भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो प्रोटॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे,
परमाणु का आकार उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले जो दो कारक थे, उनमें जो फर्स्ट कारक था आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसके अंदर क्या आएगा कि स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलने पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ते जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो परमाणु का साइज है वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला आकर्षण बल जेड इफेक्टिव होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो प्रोटॉनों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी। तो ये जो जेड इफेक्टिव होता है, इसके कारण से न्यूक्लियर चार्ज है, इसके कारण से परमाणु की साइज या फिर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो इसमें रिलेशन क्या निकलेगा कि जेड इफेक्टिव विद कर्मानुपाती एटॉमिक रेडियस। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडियस उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वो जेड इफेक्टिव किससे बढ़ता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो जैसे जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव है वो बढ़ता जाता है। ये लिखना आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या कम होगी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे बढ़ता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से बढ़ता है। और 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलने पर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो ये कारक क्या कर रहा है कि इस श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर ये कारक एटॉमिक रेडियस को कम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें इसके अंदर सेकंड कारक पढ़ेंगे। सेकंड कारक जो कि इसको प्रभावित करता है वो रहेगा आपका शेल्डिंग इफेक्ट। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले जो दो कारक थे उसमें सेकंड रहेगा आपके शेल्डिंग इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाएगा परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, तो अब ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है वो देखें। तो परिरक्षण प्रभाव में क्या लिखा जाएगा कि ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। परिरक्षण प्रभाव एक प्रकार का क्या होता है, रिपल्शन फोर्स होगा, ये प्रतिकर्षण बल होता है। ये एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल होता है। लगता कि इसके बीच में वो देखो, तो डी ब्लॉक के तत्व जितने भी हैं उनकी बात करें तो इसमें क्या आएगा, ये डी ब्लॉक तत्व उनका नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और ये इसके अंदर जो दो कोष है उस कोष के अंदर क्या रहेगा, ये वाला रहेगा सबसे बाहर वाला एनएस कोष, या फिर जिसको हम क्या बोल देंगे, फोरेस कोष बोलेंगे। उससे पहले वाला है ये कौन सा रहेगा, n-1d। n-1d की जगह इसमें क्या है, 3d है, और ns की जगह इसमें कौन सा कोष रहेगा, फोरस कोष है वो रहेगा। उसके बाद देखें इसके अंदर कि रिपल्सन फोर्स या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो ये होता है डी कक्षक n-1d कक्षक, और ये है बाह्यतम ns कक्षक या फोरस कक्षक। अब 3D सीरीज के अंदर हम जैसे जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक की तरफ जाएंगे, 21 से लेकर के 30 तक जाएंगे, तो वैसे वैसे जो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने से स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेंगे डी ब्लॉक के अंदर 3D श्रेणी में, वो कहाँ पे जाएंगे, इस कोष में बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो अंदर वाला कोष है वही क्या है, इसके अंदर n-1d कक्षक है, बाहर वाले फोरस में दो इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले से ही प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद एक एक करके जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, इस n-1 3d कक्षक में आते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे हम आंतरिक कक्षक, और ये जो ns कक्षक है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल बाह्य कक्षक बोलेंगे। दोनों में क्या इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कक्षक, और आउटर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिटल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉनों में भी नेगेटिव चार्ज है और इन इलेक्ट्रॉनों में भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो समान आवेश के बीच में हमेशा ही क्या रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण ही
प्रिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो जब आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये कोश यहाँ से थोड़ा दूर होके यहाँ आ जाएगा। तो पहले जो त्रिज्या इतनी थी परमाणु की त्रिज्या, वो इस प्रिरक्षण प्रभाव के कारण बढ़ करके इतनी होगी। तो प्रिरक्षण प्रभाव के कारण परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इसमें लिखा जाएगा कि आंतरिक कोश में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उनका प्रिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। तो इसमें लिखा जाएगा कि ये एक प्रकार का प्रतिकर्षण बल होता है। डी ब्लॉक या 3D श्रेणी के तत्वों में आने वाले जो तत्व होते हैं जो स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलते हैं, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वो आंतरिक n-1d कक्षक में बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे n-1d कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका बाह्यतम ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को वे क्या करेंगे, समान आवेश के कारण प्रतिकर्षित करेंगे। और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना ही क्या कहलाता है, प्रिरक्षण प्रभाव है कहलाता है। प्रिरक्षण प्रभाव कब बढ़ेगा, जब आंतरिक कोश n-1d या 3D कक्षक में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा और वैसे वैसे इसके अंदर क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या या परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा। तो स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलने पर ये जो n-1d कक्षक है इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उसके साथ साथ में प्रिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा और इसके साथ साथ में परमाणु का जो आकार है या परमाणु की जो त्रिज्या है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जैसे हम शील्डिंग इफेक्ट को लिख दें सिग्मा से, तो शील्डिंग इफेक्ट समानुपाती होता है एटॉमिक रेडियस के। जो जेड इफेक्टिव था ना आकर्षण बल, वो तो परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती था, जबकि प्रिरक्षण प्रभाव रहेगा सिग्मा, वो परमाणु त्रिज्या क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। यानी जैसे जैसे प्रिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। उसके बाद देखें इसके अंदर, उसके बाद ये आएगा कि इन दोनों के कारण से ये दोनों एक साथ दोनों लगते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी लगता है, प्रभावी नाभिक आवेश भी लगता है, ये दोनों ही प्रभाव कार्य करेंगे। तब 3D श्रेणी के जो 10 तत्व हैं उनमें परमाणु त्रिज्या का जो क्रम है वो बढ़ेगा या घटेगा वो देखें। तो इसमें स्कैंडियम से लिखते हैं, स्कैंडियम से लेकर के टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 तत्व हैं 3D सीरीज। ये रहेंगे आपके 3D सीरीज है उसके 10 इलेमेंट। इनके अंदर क्या होता है, स्कैंडियम से जिंक की तरफ चलेंगे ये 21 पे है, उसके बाद में ये आएगा 30 नंबर। तो प्रारंभ में क्या होता है, जब स्कैंडियम में क्या होता है 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3D में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए इसके अंदर शुरुआत में हम जब स्कैंडियम से चलेंगे जिंक की तरफ तो हम देखो अब क्रोमियम तक चलेंगे, क्रोमियम में क्या आ जाएगा 3D5 आ जाएगा। तो स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलते हैं तो क्या होगा इसके अंदर कि परमाणु में ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये वाले कक्षक है। तो आंतरिक कक्षक है n-1d कक्षक, उसमें इलेक्ट्रॉन 5 आ गए, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसी के साथ साथ नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन बढ़े ना स्कैंडियम से क्रोमियम तक बाह्यतम कक्षक में n-1d कक्षक में, तो 5 प्रोटॉन भी बढ़े हैं नाभिक के अंदर। तो 5 प्रोटॉनों का इन इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है किसकी तुलना में, प्रिरक्षण प्रभाव। प्रिरक्षण प्रभाव को लिख रहे हैं सिग्मा से। सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन बढ़े ना, तो 5 इलेक्ट्रॉनों का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे और 5 ही प्रोटॉन बढ़े, तो 5 प्रोटॉनों का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो 5 इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर प्रिरक्षण से ज्यादा रहेगा। तो जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, परमाणु त्रिज्या को कम करता है। तो स्कैंडियम से टाइटेनियम तक चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या, सॉरी स्कैंडियम से क्रोमियम तक परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद क्रोमियम से लेकर के हम कहाँ जा रहे हैं, निकल तक जा रहे हैं। तो क्रोमियम से निकल तक जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा 3D ऐड, डी ऐड आ जाएगी।
यानी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। अब देखें आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे ना, यानी कि जब हम क्रोमियम तक तो आकार छोटा होता जाएगा, फिर क्रोमियम से लेके निकल तक जाएंगे, तो प्रोटॉनों का बाह्यतम कोष की इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला जड़ इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश और आंतरिक कक्षक n-1d के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला परिरक्षण प्रभाव सिग्मा दोनों लगभग क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये परमाणु की त्रिज्या को कम करता है, ये परमाणु की त्रिज्या को बढ़ाता है, दोनों लगभग बराबर हैं तो परमाणु की त्रिज्या ना बढ़ेगी ना घटेगी, ये लगभग क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। निकल तक कांस्टेंट है, बिल्कुल समान नहीं है, एकदम से क्या रहेगी, समान रहती है। उसके बाद देखें आप, उसके बाद हम आगे निकल तक आगे। अब निकल के बाद में जैसे ही कॉपर और जिंक की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर कॉपर निकल से कॉपर और जिंक की तरफ जाएंगे तो जिंक में लास्ट में 3d10 हो गया, यानी आंतरिक कोष में और भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। अब आंतरिक कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उन इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ गया, किसकी तुलना में, जड़ इफेक्टिव की तुलना में, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ गए ना 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे अपना परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं। नाभिक में भी प्रोटॉन बढ़े हालांकि 10, लेकिन उनका जो नाभिकीय आवेश लगता है बाह्यतम ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पे, तो ns कक्षक के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में n-1d कक्षक के ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन रोक रहे हैं नाभिक को बाह्यतम ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण आकर्षण लगाने से। तो ये क्या करेंगे, n-1d कक्षक के 10 इलेक्ट्रॉन है वो ns कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो वहाँ जड़ इफेक्टिव कम हो जाएगा और सिग्मा क्या हो जाएगा, ज्यादा। सिग्मा का मतलब है परिरक्षण प्रभाव। तो जड़ इफेक्टिव के कारण से क्या होता है, परमाणु की त्रिज्या कम होती है, सिग्मा के कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब सिग्मा बढ़ रहा है, परमाणु प्रभावी नाभिक आवेश की तुलना में सिग्मा ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स में परमाणु का आकार है वो, या परमाणु त्रिज्या वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से रहेगा कि इसमें आएगा कि प्रारंभ में, इसको ऐसे बना लेना, प्रारंभ में स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलने पे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है परिरक्षण प्रभाव की तुलना में, इसके कारण से परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। उसके बाद क्रोमियम से निकल तक चलने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा परिरक्षण प्रभाव लगभग समान रहता है, जिसके कारण से परमाणु त्रिज्या भी ना बढ़ेगी ना कम होगी। जितनी बढ़ेगी वो परिरक्षण के कारण, इसके कारण जितनी बढ़ेगी वो इसके कारण उतनी कम हो जाएगी, तो ना बढ़ेगी ना कम होगी, लगभग कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद लास्ट के 2 तत्व आते हैं, उनके अंदर 3d कक्षक का पूर्ण रूप से बढ़ जाने के कारण से जो 3d कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर परिरक्षण प्रभाव लगता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश की तुलना में अधिक हो जाता है। इस कारण से लास्ट के 2 तत्वों में परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सिग्मा जो है परिरक्षण प्रभाव, उसके कारण से परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है। तो ये रहेगा इसमें एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस है, उसका ऑर्डर लिख लें इसको। ये 2 कारक हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। और आयनिक स्टेट, ये इसकी जो आयनिक रेडिएशन है वो इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये क्या करते हैं, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होना, जैसे मैग्नीज की +2 हो, आयरन की +2 हो, तो उनका लगभग सेम ही रहेगा, क्योंकि इनकी जो एटॉमिक रेडियस सेम है, तो इनका जो आयनिक स्टेट हो ना, सेम आयोनाइजेशन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी आयनिक रेडियस भी लगभग क्या रहेंगी, समान रहती है। इसके अलावा जो इनका जो आयनिक रेडियस का ऑर्डर भी यही वाला रहेगा, पहले कम होगी फिर बीच वाले कांस्टेंट, लास्ट वाला फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके 3D सीरीज के अंदर परमाणु त्रिज्या। तो 3D सीरीज के अंदर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कुछ भी टॉपिक आए तो उसके अंदर सबसे पहले तो लिखना है कि इन डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्या को 2 कारक प्रभावित करेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परमाणु परिरक्षण प्रभाव। दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, दोनों क्या होते हैं, एक आकर्षण है एक प्रतिकर्षण है, ये सब लिखने के बाद में लास्ट में इन दोनों को समझाना है
जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कम होगी, स्क्रीनिंग कौन ये जो प्रिडक्शन प्रभाव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार एक ही बात है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, और परमाणु त्रिज्या कम होगी तो परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रहेगा आपका सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस। उसके बाद में थर्ड जो 3D श्रेणी तत्वों का जो गुण धर्म है उसमें थर्ड रहेगा आपके आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हिंदी में लिखा जाएगा इसको आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव। तो 3D श्रेणी के तत्वों का आयनन विभव क्या होगा और ये किस प्रकार से प्रभावित होता है 3D श्रेणी में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर, ये वाला टॉपिक हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।